आज देखेंगे हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि होगा शिक्षण अभिरुचि से, और आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड में 30 क्वेश्चन जो है शिक्षण अभिरुचि से पूछे जाते हैं, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में के लिए। प्री बीएड और डीएड में आपको सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न आता है, हिंदी से 10, अंग्रेजी से 10 और शिक्षण अभिरुचि से 30 और रीजनिंग से 30। तो देखिए अभी हम शिक्षण अभिरुचि पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद आपको सामान्य ज्ञान और रीजनिंग भी कराएंगे और हिंदी भी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को देख लेते हैं, या प्रश्न इसमें जो शामिल उसे देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, भूख और प्यास है व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या अर्जित प्रेरक। तो देखिए भूख और प्यास जो है जन्मजात प्रेरक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। देखिए दोस्तों, भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक के उदाहरण हैं। जन्मजात प्रेरक व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं। इनको जैविक अथवा शारीरिक प्रेरक भी कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया जाएगा भूख और प्यास है, तो यहाँ पर इसको हटाकर शारीरिक प्रेरक भी लिखा जा सकता है और जैविक प्रेरक भी। तो याद रखिएगा भूख और प्यास हैं जन्मजात प्रेरक, जैविक प्रेरक, शारीरिक प्रेरक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या उद्देश्य केंद्रित। तो देखिए कक्षा में मतलब कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य जो संप्रेषण है वह उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, उद्देश्य की पूर्ति हेतु होना चाहिए। तो कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, जिससे कि पढ़ाई जारी रहे, जो पढ़ाई जा रही विषय वस्तु है उसका अधिक से अधिक स्पष्टीकरण हो सके। मतलब उस विषय वस्तु के उद्देश्य को प्राप्त करना कि हम किस उद्देश्य से पढ़ रहे थे, क्या उस उद्देश्य को प्राप्त किया नहीं। अतः शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य उद्देश्य केंद्रित संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण की बात कही गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यही है कि सबसे पहले वह कारण जाने। अगर कोई बच्चा कुछ भी करता है, गलती करता है, तो सबसे पहले उसका कारण जानकर उसका ही निदान करेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो उसके देर से आने के कारण का पता लगाए तथा कोई उपयुक्त समाधान करे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सृजनवादी उपागम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आज बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली में शिक्षा हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपागम सृजनवादी है। सृजनवादी मतलब रचनात्मक, सृजनवादी सृजन करने वाली, यहाँ पर इसे मत करना, रचनात्मक को याद रखिएगा, सृजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, वर्तमान समय में शिक्षा को उपयुक्त उपागम। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन डी घृणा। आपको अच्छा से आंसर लेना है, मतलब जो इसमें नकारात्मक हो उसे। तो स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए घृणा की भावना बहुत कम पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। घृणा की भावना बहुत कम पाई जाती है। इसने पाया जाता है क्योंकि पढ़ाते हैं तो एक शिक्षक को इसने करना चाहिए, क्रोध भी रहता है अपने बालक के प्रति और दोषारोपण भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन एक घृणा है जो बहुत ही कम पाई जाती है। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो देखिए समझ व अनुप्रयोग आधारित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। समझ और ज्ञान पर आधारित प्रश्न बालक के मानसिक स्तर का पता लगाने में सहायक होते हैं। इसलिए परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, तो समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, मतलब एक से अधिक भाषा बोलने वाले, या हो सकता है कि उस कक्षा में बोलने वाले जो बच्चे हैं वो अलग अलग भाषा के हों, तो यह स्थिति उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन डी सीखने के समृद्ध संसाधन इसका राइट आंसर होगा।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार बहुभाषिता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अतः कक्षा में उपस्थित कोई भी बहुभाषी विद्यार्थी सीखने हेतु एक समृद्ध संसाधन है, क्योंकि वो आपस में बात करेंगे, एक दूसरे की भाषा सीखेंगे, तो सीखने के समृद्ध संसाधन के रूप में काम करेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? एक शिक्षक के नाते यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि आप शिक्षक हो तब। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, कारण जानने की कोशिश करेंगे। देखिए वही है, कारण पहले जानना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत यदि छात्र पढ़ने में रुचि लेना बंद कर दे तो निश्चित यह एक बड़ी समस्या है। अतः ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को चाहिए कि वह इस समस्या का कारण जानने की कोशिश करे तथा समाधान करे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निष्पत्ति लब्धि एक क्यू का सूत्र होता है। तो देखिए इसे सीधा आप याद कर लीजिएगा, एक क्यू, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निष्पत्ति लब्धि शैक्षिक उपलब्धि के आकलन का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। इसे छात्र की शैक्षिक आयु तथा मानसिक आयु के अनुपात से 100 में गुणा करके प्राप्त किया जाता है। मानसिक आयु, देखिए शैक्षिक आयु ऊपर में आपको लिखना है, मानसिक आयु फिर 100। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए प्री बीएड में कि निष्पत्ति लब्धि निकालिए, तो आपको पहले से अंक दे दिए जाएंगे, शैक्षिक आयु, मानसिक आयु, फिर आपको इस सूत्र में रखना है। तो आपको इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, शैक्षिक आयु मानसिक आयु इंटू 100, ये निष्पत्ति जो लब्धि है इसके लिए है। तो आपको ज़्यादातर एग्जाम में ये सीधा पूछा जाएगा कि इसका फार्मूला क्या है निष्पत्ति लब्धि का, तो इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे। दोस्तों आप कमेंट कीजिए, उच्च प्राथमिक स्तर किसे कहते हैं, कितनी कक्षा को कहते हैं, कौन कौन सी कक्षा को कहते हैं, इसे जरूर कमेंट करके बताइएगा, उच्च प्राथमिक स्तर किसे कहते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु। तो इसका राइट आंसर है विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की अधूरी शिक्षा को पूरा करने या उन्हें शिक्षा देने हेतु उनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? तो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, या उसके माता पिता से बात करेंगे। तो देखिए यदि आपकी कक्षा कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? तो वही बात फिर से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे छात्रों के प्रति जो असामान्य व्यवहार करते हैं, एक शिक्षक को चाहिए कि उनकी समस्या के मूल कारण की खोज करें, उसे दूर करने का प्रयास करें और उनकी अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से जिससे चल सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य जो है वो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित या बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है?
क्या सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए गृह कार्य प्रदान करना। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया केंद्र बिंदु बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक को प्रेरित करने, उनके अनुभवों को प्राथमिकता देने तथा उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने को शामिल किया गया है। तो इसका जो शामिल नहीं है वो गृह कार्य प्रदान करना, ये शामिल नहीं है। बाकी ये शामिल है जैसे बालक को प्रश्न पूछने की प्रेरित करना, बालक के अनुभव को और सृजनात्मक को पूछने के लिए प्रेरित करना, अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, सृजनात्मकता। गृह कार्य प्रदान करना सम्मिलित नहीं है।